वीडियो क्वालिटी वाला ऑप्शन के लिए मैं मेल कर दिया हूँ। हिंदी की क्लास अभी 2-4 दिनों तक इसलिए नहीं होगी क्योंकि कल परम मैम का एक्सीडेंट हो गया है, चोट आई है और ज़्यादा चोट आई है, इसलिए अभी मैम 2-4 दिनों तक क्लास कंटिन्यू करने में असमर्थ रहेंगी। ठीक है, पर वो वीडियो तुम लोग अब ये वाला देखोगे नहीं। तुम लोग अगर अब रोज कॉल करने आ जाओगे, हिंदी नहीं हो रहा है, विज्ञान नहीं हो रहा है, गणित नहीं हो रहा है, आदत खराब है। यहाँ सरकार को कॉल किया करो, ठीक है, रोज व्यापम के आयोग में कॉल लगाओ कि भैया ये 200 पोस्ट का क्या हल्ला करते हो, साइंस मैथ्स का पोस्ट क्यों नहीं आ रहा है। डीपीआई में रोज पहुंचो, वहां पर जाके हल्ला करोगे ना तो फिर तुम्हारे पक्ष में चीजें होंगी। सही बता रहा हूँ, वो कभी नहीं करेंगे, वो सपने में नहीं आएगा कि कभी डीपीआई जाना है, मान के बैठ जाएंगे कि हाँ पोस्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, आइए चलिए भैया पढ़ने हैं प्लेन मिरर। कल हमने मिरर के बारे में बताया था कि मिरर कितने प्रकार के होते हैं। तो सर 2 प्रकार के होते हैं। मिरर कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से मिरर हैं? तो सर प्लेन मिरर हैं और स्फेरिकल मिरर हैं, मतलब समतल दर्पण है और गोलीय दर्पण है। समतल दर्पण के केस में आपने ये बात गोलीय दर्पण में आपने ये बात पढ़ी कि इसे भी हम 2 भागों में बांटते हैं। अगर अंदर पॉलिश कर दिया जाए और परावर्तन बाहर की सतह से हो रहा है, मतलब रिफ्लेक्शन आउटर सरफेस से हो रहा है, तो वो कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है। और परावर्तन अंदर से हो रहा है, बाहर पॉलिशिंग की गई है, तो वो कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। समझ में आ गई बच्ची बातें? अरे बोलो ना हाँ या ना। अब इसके बाद फिर हमने उसमें भी देखा कि जो कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, वो कन्वर्जिंग मिरर है, अभिसारी दर्पण है, लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है। और वहीं पर जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है, वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, लाइट को फैलाने का काम करता है। अब इस छोटी सी बुनियाद पे हमने बड़ी अच्छी अच्छी एग्जांपल सेट कर लिए। जहां भी स्पष्ट देखना हो वहां पर कौन सा मिरर? कॉनकेव, उत्तल, अवतल, अवतल, कौन सा? अवतल, है ना। जहां भी स्पष्ट, क्योंकि लाइट इकट्ठा हो रही है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा हो रही है, तो स्पष्ट दिखाई देगा ना। यस और नो? तो मैं बोलता था डॉक्टर टेप, कौन सा? डॉक्टर कान में देख रहा है, नाक में देख रहा है, कहाँ फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो उसको साफ दिखना जरूरी है, छोटी सी जगह में भी, तो वो कॉनकेव है, अवतल है। मैं बोल रहा हूँ गाड़ी का हेडलाइट अवतल है, पर गाड़ी का साइड मिरर उत्तल है, कॉन्वेक्स है, क्योंकि वो बड़ी सी जगह को छोटी सी जगह में दिखाने का काम कर रहा है। तो एरिया ऑफ रीजन उसका क्या है? ब्रॉड है ना। तो जहाँ ब्रॉड एरिया कवर करना है वहाँ उत्तल दर्पण आएगा, कॉन्वेक्स मिरर आएगा। हालांकि आज प्लेन मिरर पढ़ा रहा हूँ, आगे स्फेरिकल मिरर के ऊपर और पढ़ाई करनी है। पिछला क्लास तो नॉर्मल इंट्रोडक्टरी क्लास था। प्लेन मिरर में सर प्रॉपर्टीज आप लिखते चलिए, क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो सर पॉइंट नंबर 1, आप एक बार क्लास से जुड़ गए हो तो आप बिल्कुल भरोसा रखिए, आपको सारी बेहतर चीजें ही मिलेंगी और खूब सुंदर से पढ़ाई करना है। ठीक है, पहला सर इसका परावर्तक पृष्ठ जो रहेगा, और क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स सब कराऊंगा। अब मेरे जितना मेहनत में हिंदुस्तान में मानता हूं कि कोई दूसरा फैकल्टी नहीं करता, ये मैं ओपनली बोल देता हूं। ठीक है, तो परावर्तक पृष्ठ जो रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा सर? समतल रहेगा। परावर्तक पृष्ठ क्या है? समतल रहेगा। वहीं आपने अवतल और उत्तल दर्पण को देखा था, वो धसे हुए रहते हैं या उभरे हुए रहते हैं। उभरा हुआ है परावर्तक पृष्ठ तो उत्तल दर्पण, और अंदर धसा हुआ है तो अंदर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तक पृष्ठ अंदर है, रिफ्लेक्शन अंदर से हो रहा है, तो अवतल दर्पण। यहाँ पर इंग्लिश में भी क्लास बिल्कुल बाइलिंगुअल चलेगा। तो जो रिफ्लेक्शन लेयर है, जहां से आप लोग का रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो यहाँ पर कैसा है सर? प्लेन है, इसीलिए नाम ही क्या है? प्लेन मिरर। क्या नाम है? प्लेन मिरर। दूसरा नंबर पॉइंट, ठीक है, प्लेन मिरर से रिलेटेड मैं यहाँ पर ना पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, एक प्लेन मिरर बना के रखता हूँ। जैसे आप लोग के घर का मिरर है, प्लेन मिरर है। आप लोग सुबह सुबह अपना सुंदर सा चेहरा जिस दर्पण में देखते हो, वो दर्पण कैसा दर्पण है? समतल दर्पण है, फ्लैट दिखता है। अंदर धसा हुआ दिखता है क्या, या उभरा हुआ दिखता है क्या? नहीं दिखता, फ्लैट है, तो समतल दर्पण है। अब मेरे भाइयों एक बात बताओ, आप लोग मान लीजिए आप इस प्लेन मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है, आपकी जो स्थिति दर्पण से होगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वस्तु की स्थिति यू। प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट क्लियर है?
कि भैया अगर आप मान लो 1 मीटर की दूरी पर मेरे सामने बड़ा सा प्लेन मिरर है पूरे दीवार में, जैसे डांसिंग क्लासेस में रहता है, पूरा उन लोग दीवार में क्या करते हैं, जिम में या डांसिंग क्लास में प्लेन मिरर लगा देते हैं ताकि लोग अपने आप को निहारते रहें। डांस कर रहे हैं तो स्टेप्स अपने को पता चलने चाहिए ना कि सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या मसल ग्रो करने के लिए देखना पड़ता है। तो आप एक काम करो, आप एक कदम आगे गए उसमें, तो आप देखते हो कि उसके अंदर जो आपकी परछाई है, इमेज है, वो भी आपकी ओर एक कदम आगे आएगा कि नहीं आएगा। आप 2 कदम पीछे चले जाओ तो आपका इमेज भी दर्पण के अंदर 2 कदम पीछे चले जा रहा है। मतलब वस्तु की स्थिति से प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ एडजस्ट हो रही है। मैं 1 कदम आगे गया तो क्या मेरा प्रतिबिंब 2 कदम आगे आया, क्या एक ही कदम आगे आया, हाँ या ना। इसका अर्थ ये बात साफ समझ में आ रहा है कि सर समतल दर्पण में मैंने लॉजिक लगा लिया कि वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति आपस में क्या होती है, बराबर। तो बस यहां से एक नया पॉइंट हमारे पास तैयार है कि सर बात अगर प्लेन मिरर की कर रहे हो, समतल दर्पण की कर रहे हो, तो वस्तु की स्थिति मतलब u, और प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये सब स्पेशल पॉइंट्स बन रहा है। मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सोचना बस एकदम प्यार से, अभी प्लेन मिरर ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी के क्वेश्चन में भी आया, बिहार प्रीलिम्स में भी आया, झारखंड प्रीलिम्स में भी आया है, और आपके एग्जाम में भी बार बार पूछा जा रहा है। इनफैक्ट अभी प्रयोगशाला परिचारक का एग्जाम दिए हो सर, 1 या 2 सवाल प्लेन मिरर के ऊपर थे, ठीक है। तो आ रहा है ट्रेंडिंग में, इसलिए डिटेल में जानो। ये क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इमेज का पोजीशन दोनों आपस में क्या है, बराबर है। एक पॉइंट तो हमारे पास ये भी निकल कर आ गया। अब मेरे प्यारे साथियों, अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज बराबर है तो क्या उनके साइज भी बराबर हैं। तो एक काम करता हूं, मैं खड़ा हूं और मेरे बगल में एक 10 साल का बच्चा है, हम दोनों प्लेन मिरर के सामने खड़े हो गए। जैसे ही मैं सामने खड़ा हुआ हूं तो वो बच्चा क्या लंबा दिख रहा है क्या मेरे से, कि मैं ही लंबा दिखूंगा। मैं लंबा, अगर मेरी हाइट जो भी है उसकी हाइट मेरे से कम है तो प्लेन मिरर के अंदर भी वही कंडीशन होगा, बच्चे की हाइट भी, हाँ बस इन्वर्ट हो जाता है, जो इमेज रहता है वो घूम जाता है 180। मैं सामने देख रहा हूँ तो वो भी मुझे देख रहा है, तो जो है वो 180 डिग्री क्या हो गया है, घूम गया है, ठीक है। 180 डिग्री, जैसे एक जने आओ ना सामने, आओ ना, जैसे मान लो 180 डिग्री कैसे घुमाएंगे, आप ऐसे सीधे खड़े हो जाओ, उधर उधर, ठीक है। ये यार पास आओ ना, कैमरे में तो आओ, ठीक है। अभी हम दोनों एक सीध में हैं, हम लोग पैरेलल हैं कि नहीं है, पैरेलल है, मतलब मैं भी आगे देख रहा हूँ, ये भी आगे दिख रहा है, तो हमारे बीच का पैरेलल होने के कारण एंगल कितना है, 0 डिग्री। कितना है, अब मान लो हम दोनों के बीच में, हम दोनों बिल्कुल इमेज हैं एक दूसरे के, अब आप ऐसे घूम जाओ तो ये कितना घूम रहे हैं, एक हाफ साइकिल, फिर एक बार और घूमेंगे तो फुल साइकिल हो जाएगा, अपने वापस स्थिति में चले जाएंगे। हाफ साइकिल का एंगल कितना होता है जी, 180 डिग्री होता है, तो ये हाफ ही साइकिल कवर किया है ना, पूर्ण परिक्रमा हुई है क्या। अब ये फिर से एक और घूम जाए हाफ साइकिल तो फिर पूर्ण साइकिल हो जाएगा। तो मैं बस ये बोल रहा हूं, अब हम लोग आमने सामने हो गए, ये इमेज है और मैं क्या हूं, ऑब्जेक्ट हूं, तो हमारे बीच का एंगल कितना डिग्री, कितना डिग्री, आपको आ रहा ना समझ में, ठीक है। तो बस चलिए बढ़िया है। तो आप ये बात समझ गए कि प्लेन मिरर के केस में इमेज और ऑब्जेक्ट बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे को निहार रहे होते हैं, इसका मतलब कि वो एक दूसरे के साथ कितना डिग्री के कोण पर उपस्थित है, 180, उल्टा घूम गए हैं। समझ में आ गया, मतलब मेरा पीठ पीछे है और उनका मुख सामने है, तो ऐसा वाली स्थिति हो गया है। तो यहीं से आप लोग एक तो पॉइंट और बना लोगे कि सर प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा बना कि उल्टा बना। और मैं जल्दी जल्दी पॉइंट लिखा हूं, प्रतिबिंब सीधा बना ना, आप अपने दर्पण में देखते हो तो आपका सर ऊपर ही रहता है, भले ही वो 180 डिग्री घूम चुका है, 180 डिग्री घूमा जरूर, मतलब मेरा लेफ्ट हैंड, जैसे अभी ये खड़े रहते, मैं एक वाला और छूट गया, मेरा राइट हैंड उनके इस साइड है,
तो उनका राइट हैंड दूसरे साइड रहता, तो यहाँ पोजीशन बदल जाएगी, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट बदल जाएगा, दाएं बाएं बदल गया, ऊपर नीचे बदला क्या? दर्पण में जब मैं झांक रहा हूं तो मेरा सर अभी भी ऊपर है, पैर अभी भी नीचे है, तो सीधी सी बात है, प्रतिबिंब सीधा बन गया है कि उल्टा हो गया है? प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो ये भी एक पॉइंट बन गई, रटना मत, बस एकदम विजुअलाइज करते चलो, सोचते चलो। इमेज आर एरेक्ट, एरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है। चौथा पॉइंट, ठीक है, और जब भी आपका इरेक्ट इमेज बनता है, तब वो रियल होता है कि इमेजिनरी होता है, बताओ तो? वास्तविक होता है कि आभासी होता है? हाँ, इमेजिनरी होता है, जनरली, जनरली हर बार के लिए नहीं, ठीक है। तो याद रखना, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रकार का या काल्पनिक प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि अगर आपका प्रतिबिंब सीधा आ रहा है तो हम यह बात साफ साफ समझ पाते हैं कि भैया, ज्यादातर केस में एकदम हम परफेक्टली हमेशा ये मत मान लेना कि सीधा प्रतिबिंब मतलब आभासी और उल्टा मतलब वास्तविक, पर 100 में से 90% केस में उल्टा प्रतिबिंब मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, और सीधा प्रतिबिंब मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब। हमारे आंखों में कौन सा लेंस लगा है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की क्या, उत्तल दर्पण आभासी बनाता है, तो उत्तल लेंस वास्तविक बनाता है। हम जितनी भी चीजें को देख रहे हैं सब क्या है? वास्तविक है, मतलब हम चीजों को उल्टा देख रहे हैं, हम चीजों को, ये रियलिटी है। आपको लग रहा है मैं सीधा खड़ा हूं, हकीकत ये है मैं उल्टा खड़ा हूं, आंखों के हिसाब से देखा जाए तो। पर इस बीच में हमारे साथ एक और चीज जुड़ा हुआ है जो आंखों से कनेक्टेड है, हमारा ब्रेन। रेटिना कॉन्वेक्स लेंस रखी हुई है, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल इमेज को देखता है, रियल मतलब उल्टा, पर ये ब्रेन आंखों से ही कनेक्ट होता है, हमारा कौन? ब्रेन। और ब्रेन का नर्वस सिस्टम उस चीज को क्या करता है? रीअरेंज करके आपको सीधा दिखाने का काम करता है। आंखें तो उल्टा ही देख रही हैं, ये रियलिटी है, क्योंकि उत्तल लेंस है तो वास्तविक इमेज देखेगी, तो वास्तविक इमेज के कारण हम हमेशा चीजों को उल्टा देख रहे हैं, पर ब्रेन उसको सीधा दिखा रहा है और हम उसके हैबिचुअल हो गए हैं, हमको हर चीज अब सीधी दिखती है, ठीक है। चलिए, तो इमेजिनरी मतलब आभासी प्रतिबिंब बनता है, ओके। और क्या इसमें पॉइंट आ सकते हैं? तो सर अभी अभी जैसे मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज में कोई अंतर होता है क्या? प्लेन मिरर में आमने सामने है, मैं, मेरी हाइट मान लो 6 फीट है फॉर एग्जांपल, तो उसमें जो इमेज बनेगा, प्लेन मिरर है वो, मिलावटी नहीं है, प्योर है, तो उसमें भी उसकी हाइट क्या रहेगी? 6 फीट। मेरे बगल में एक बच्चा है 5 साल का, उसकी हाइट है 3 फीट, तो उस मिरर के अंदर भी उसकी हाइट कितनी आएगी? वो बच्चा 6 फीट का, मैं 3 फीट का हो जाऊंगा क्या? प्लेन मिरर में ऐसा होता है क्या? तो आप यहां से एक और नया पॉइंट निकाल गए, क्या नया पॉइंट निकाल गए? कि सर वस्तु का आकार, प्लेन मिरर के केस में वस्तु का आकार, वस्तु का आकार को क्या बोलते हो? ऑब्जेक्ट ओ, बराबर होगा किसके? प्रतिबिंब के आकार के। तो मैं एक छोटा सा ऐसे ही आपसे सवाल पूछ दूं कि ए भैया, मान लीजिए आपकी हाइट ना 5 फीट है और आपके सामने एक मिरर रखा हुआ है, तो बताइए उसकी प्रतिबिंब की हाइट कितनी होगी? आपकी हाइट, आप वस्तु हो 5 है, तो प्रतिबिंब कितना है? 5, ठीक है। वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या रहेगा? बराबर रहेगा। अंग्रेजी में लिखवा देता हूं, सर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इस पर्टिकुलर केस में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगा साइज ऑफ इमेज, ठीक। चलो, यहीं से एक और छठवां पॉइंट उठ के सामने आ गया। आपने रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन का नाम सुना है? हर दर्पण का अपना रेखीय आवर्धन होता है जी, हर दर्पण का अपना रेखीय आवर्धन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। किस नाम से जानेंगे? लीनियर मैग्निफिकेशन। स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। तो ये जो लीनियर मैग्निफिकेशन है,
कि हमेशा आप याद रखिएगा I अपॉन O होता है, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज या तो -v अपॉन u होता है। v क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति। u क्या है? वस्तु की स्थिति। I क्या है? प्रतिबिंब का आकार। और O क्या है? वस्तु का आकार। कभी भी आवर्धन निकालना हो, मैग्निफिकेशन निकालना हो, तो हमेशा सेम क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, और हमेशा अंश में प्रतिबिंब को रखना, हर में वस्तु को रखना। जैसे आकार लेना है तो प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार। अगर स्थिति लेनी है तो प्रतिबिंब की स्थिति बटे वस्तु की स्थिति। अगर वेग लेना है तो प्रतिबिंब का वेग बटा वस्तु का वेग। अंश में क्या रखना? प्रतिबिंब, इमेज, और हर में क्या रखना? वस्तु। जो भी चीज बोल दे, त्वरण के साथ लेना है तो प्रतिबिंब का त्वरण बटा वस्तु का त्वरण, उसका क्या कहलाएगा? मैग्निफिकेशन। कोई दिक्कत किसी को? तो रट के मत रखो कि भैया मैग्निफिकेशन मतलब I/O या V/U। हमेशा मैग्निफिकेशन मतलब प्रतिबिंब बटा वस्तु। अब वो आकार में बोल दे तो प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार, स्थिति में बोल दे तो प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु की स्थिति, वेग में बोल दे तो प्रतिबिंब का वेग बटा वस्तु का वेग। कभी रटने वाला इंटेंशन मत रखना। अभी तक क्लियर है? बोलो हाँ या ना। ठीक। टाइमिंग कैसे फिक्स कर दूंगा भाई? आज परम मैम आई नहीं, उनका एक्सीडेंट हो गया। एक गांव वाले बच्चे ही लग जाते हैं मेरे को कभी कभी। ठीक है, तो अब मैम के टाइम पे मैं क्लास ले रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। और कई कई बार हम पढ़ाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते मान लो आज मेरे को मैथ्स पढ़ाने में मजा आ गया, 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, फिर 10 मिनट क्लास जोड़ने में लगता है। तो नेचुरल प्रोसेस है टाइम थोड़ा बहुत ऊपर हो जाना, नीचे हो जाना। क्लास रेगुलर जा रही है वो मैटरेबल है। ठीक है, तुम लोग एकदम से स्ट्रिक्ट करोगे कि 10 बजे है तो 10 बजे ही टीचर लाइव कर दे। हमारी भी नियत यही रहती है, पर हो जाता है भाई 5-7 मिनट कई बार क्लास जोड़ने में हो जाता है, 5-7 मिनट कई बार टीचर ज़्यादा पढ़ा देता है। तो मेरी मैथ्स की क्लास की टाइम 10-15 से है, अब सर ही 10:30 बजे क्लास छोड़े तो मैं कैसे करूँ? ठीक है, बोल दो ए सर हट जाओ नहीं तो मुक्का मार दूंगा, तो ऐसा नहीं बोल सकता ना। पढ़ो भाई, अच्छी पढ़ाई जो मिलती है ना, उसके लिए इंसान तो बहुत सी कीमत चुकाता है। हम लोग के टाइम तो एक एक छोटा छोटा डाउट के लिए लिख लिख के 15 दिन का वेट करते थे कि कोई अच्छे भैया आएंगे तो उनसे जाके पूछेंगे। कई बार 20-20 किलोमीटर साइकिल चला के जाते थे, पूरे हफ्ते भर 1.5 हफ्ते का डाउट लेके कि कोई वो भैया अच्छा समझाते हैं, उनके पास जाके पूछ लेंगे तो वो बता देंगे। तो इतना त्याग किए थे। आज आपके पास सब मिल जाना है, टॉप फैकल्टी, अफोर्डेबल प्राइस में सब। आप रात को चाहो तो रात को वीडियो लगा के देख लो। अपने कन्वीनियंस की जितनी सहूलियतें मिल गई हैं, उसकी वैल्यू उतनी कम होते जा रही हैं। ठीक है, चलिए। वो सुपर 30 मूवी देखियो, आनंद शर्मा वाली, सुपर 30, आनंद शर्मा सर वाली। उसमें दिखाता है ना कि वो बेचारे बस से जा रहे हैं, लाइब्रेरी में चुपके से अपमानित हो रहे हैं, उनको उठा के बाहर फेंक दिया जा रहा है, फिर भी वो बेचारा वहां से किताबें ढूंढ ढूंढ के पढ़ रहा है, थीसिस लिख रहा है। ठीक है, हार्वर्ड के लिए सेलेक्ट हो रहा है, ऑक्सफोर्ड के लिए सेलेक्ट हो रहा है। ये उतना उस समय का मेहनत था, क्योंकि संसाधन नहीं थे। आज के AI है, कोई भी मैथ्स का ऐसे प्रॉब्लम डालूंगा भच्च से आंसर फेंक देगा। तो आसान है, तो देखो आज की डेट में बच्चे पढ़ नहीं रहे। ठीक है, चलो आओ। अब मेरा ये सवाल क्या है, मैं क्यों लीनियर मैग्निफिकेशन को डाला? क्योंकि भाई साहब आपको ये बात समझ में आ रही है कि ऑब्जेक्ट साइज और इमेज का साइज आपस में क्या है? बराबर है। ऑब्जेक्ट साइज इमेज का साइज प्लेन मिरर के लिए बराबर होता है। इसका मतलब इनका रेशियो जो आएगा, I/O जो आएगा वो कितना होगा? तो ये बात अब आगे से याद रखना, ये आप लोग के CGPSC ACF का क्वेश्चन है। ये ACF में आया हुआ सवाल है, 2016-17 दोनों साल आया है। किस दर्पण के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन 1 होता है? तो किसके लिए 1 होता है? किसके लिए 1 होगा? चलो यहीं से मैं नोट करके और पॉइंट उठा लिया, नोट। चलिए ध्यान देंगे, मैं सोच ही तो रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स तो मैंने सोच सोच के लिख दिए। एक पॉइंट को सोच रहे हैं, दूसरा उससे मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सर मान के चलिए यहाँ पर मेरा मिरर है, ये है प्लेन मिरर, ये है कॉन्वेक्स मिरर, इतनी अंग्रेजी चल जाएगी?
चलो नहीं चलाओ। और तीसरा है सर हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक, पहला, दूसरा और तीसरा। और यहां पर मैग्निफिकेशन है, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो याद रखिएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन में प्लेन मिरर में कितना होता है, कॉनकेव मिरर में 1 तो होगा नहीं, यहां भी 1 तो होगा नहीं, 1 से बड़ा होगा या तो छोटा होगा। यस और नो, 1 से बड़ा होगा या तो छोटा होगा, क्या होगा। तो उत्तल दर्पण के केस में आपने देखा था कि उत्तल दर्पण चीजों को क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है। तो बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है कि छोटा प्रतिबिंब बना रहा है, ऐसा सोचो। गाड़ी की साइड मिरर है, नानचुक मिरर है, और 10 मंजिला बिल्डिंग उसके अंदर आ रही है, नहीं आ रही है। उस मिरर के अंदर बिल्डिंग को नापने जाओगे तो 4 सेंटीमीटर में आ जाएगा, पर बिल्डिंग तो भैया कई 100 फीट ऊंची है। ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटा है, ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज छोटा। यहां से रिलेशन ला लोगे, इमेज कम है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो m की वैल्यू लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। वही कॉनकेव मिरर में क्या हो जाता है कि भैया ग्रेटर देन 1 हो जाएगी मैग्निफिकेशन। समझ में आ रहा है बात क्या। जो भी प्लस माइनस का सिंबल है, मेरा ये बोलना है ना, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कॉनकेव मिरर भी 6 में से 5 कंडीशन में रियल इमेज बना रहा है, एक में इमेजिनरी बना रहा है, और वो इमेजिनरी इमेज बहुत बड़ी बन जाती है। कभी कभी क्या होता है, अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का साइज क्या हो जाता है, बराबर। तो इनके बीच में ना वर्सेटिलिटी है। अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा हूं तो फिर मेरा इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज बराबर हो गया, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, 1। अगर मैं पास जाते जा रहा हूं पोल के, इमेज बड़ा होते जाएगा, ऑब्जेक्ट छोटा रह जाएगा। और अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे जा रहा हूं, ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, इमेज छोटा। मैं इन्फिनिटी पे रहूं, मेरा आपको पता है इमेज कहां बनता है, फोकस पे बिंदु आकार का, पॉइंट साइज का इमेज, पॉइंट साइज, और ऑब्जेक्ट तो बड़ा सा है ना, कुछ भी है, सूरज की इमेज पॉइंट साइज बन रही है। तो इसलिए इन मिरर में ना एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि मैग्निफिकेशन विल ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, बस इतना बोल सकते हैं इनका मैग्निफिकेशन 1 के बराबर नहीं होगा। ये कंडीशन है ना इन लोगों में अलग अलग। पर प्लेन मिरर के केस में कंडीशन क्लियर है कि सर इसका जो रेखीय आवर्धन है, मैग्निफिकेशन है, वो हमेशा क्या आना है, 1 आ रहा है, रटने की जरूरत नहीं है। समझ में आया। चलिए, और प्लेन मिरर में प्रॉपर्टीज और पढ़े, मैग्निफिकेशन वाला भी रूल क्लियर हो गया सब लोगों को, ठीक है। चलो 7वां नंबर प्रॉपर्टी, 7वां नंबर प्रॉपर्टी। अगर मान के चलिए सर मेरा ना एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, एक आदमी है h हाइट का, एक आदमी क्या है, h हाइट का एक पर्सन है, उसको अपना पूरा इमेज देखना है, तो उसके सामने अगर कंप्लीट इमेज देखना है, यहां लिख दो फॉर कंप्लीट इमेज। तो जो प्लेन मिरर सामने लगा है, उस प्लेन मिरर की मिनिमम हाइट कितनी है, कितनी होनी चाहिए, प्लेन मिरर की जो मिनिमम हाइट रहेगी वो कितनी रहेगी, तो याद रखिएगा आधी रहेगी, h/2। तो अगर आपसे बोला जाए 10 मीटर का ऑब्जेक्ट है, उसको संपूर्ण देखना है नीचे से ऊपर तक, तो मिरर की मिनिमम हाइट 5 मीटर, हम मान लो 5 फीट के हैं, 6 फीट के हैं, तो मिरर हमारे सामने कितना होना चाहिए, अगर 6 फीट का इंसान है और अपना सर से लेकर पैर तक उसको पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो मिरर कितने का बनेगा, 3 फीट का। इससे छोटा मिरर में कंप्लीट हाइट नहीं आएगी प्लेन मिरर की कंडीशन में। समझ में आ गया बात। अच्छा, इसी में इसको लिख लो, ये तो नॉर्मल कंप्लीट इमेज समझ में आ गया। अगला वाला लिखो, यदि यदि इस बार ऐसा है कि सर ये है मेरी एक दीवार, ये क्या है, दीवार है, बोलो हाँ या ना। सामने खड़ा है आदमी, और उसके आगे है हमारा मिरर। इज दैट क्लियर एवरीवन। तो अब आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है दीवार की कुल लंबाई
दीवार की कुल लंबाई मान लीजिए h है, इंसान की लंबाई स्मॉल h है, ठीक। तो मिरर की लंबाई कितनी होगी, लिख लीजिए इस लाइन को। यदि एक मनुष्य समतल दर्पण और दीवार के मध्य खड़ा है, बहुत अच्छे कंटेंट हैं, धीरज बोल रहे हैं, धन्यवाद धीरज। मैं कहता हूं इस पे सवाल आया हुआ है, ये सब मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब चीजें किसी किताब में आपको कम मिलेंगी, बहुत अरेंज वे में आपको चीजें दी जाती है। जो मैं पढ़ाता हूँ ना वही तो मैं देखता हूँ सारे एजुकेटर छाप रहे हैं, मेरा ही वाला नोट्स यूज कर करके। चलो जैसा भी है, तो मैं क्या कहता हूँ अभी ध्यान से सुनिए कि एक आदमी दीवार और दर्पण के, समतल दर्पण के बीच में खड़ा है। आगे लिखिए, यदि उसे यदि उसे संपूर्ण दीवार की प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की लंबाई कितनी होगी। यदि उसे संपूर्ण दीवार का प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की लंबाई कितनी होगी। तो सर अगर उसको कंप्लीट दीवार देखना है तो इस बार हाइट कितना हो जाएगा, h/3। ये याद रख लीजिए, हाइट क्या हो जाएगा, h/3। क्योंकि आपकी आंखों से जो रेटिना में ये चीजें इंटर करती है ना, वही कवर करना रहता है। तो इतना पार्ट जो रहेगा हमको इसकी नेसेसिटी नहीं पड़ेगी, जितना छोटा रहेगा वहां से आप लोग चीजों को कवर कर लोगे। तो हाइट इस बार h/3 आएगी। और अगर इंसान को अपना पूरा शरीर देखना है तो h/2 हाइट का मिरर चाहिए, बड़ा मिरर चाहिए। और अगर पीछे का पूरा दीवार देखना है तो भैया उसके लिए मिरर छोटा होगा। आपको भी दूर तक देखना होता है, आप अपनी आंखों को क्या करते हो, कंप्रेस करते हो कि ऐसे फैलाते हो। पास की चीजें देखनी होगी मुझे, मान लो मोबाइल में देखना होगा, ऐसे करके देखते हैं, पास की चीजों में आंख फैलाते हैं। और एकदम दूर देखना होता तो आप ऐसा करते हो, कंप्रेस करके। वाह सर, आप पोल खोल रहे हो बोल के। दूर से हम लोग अपने मैग्निफिकेशन आइस का यूज करके पता कर लेते हैं कितना स्टार है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला फैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्ट नंबर 9। फैक्ट नंबर 9 मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, एकदम मजा आ जाएगा। आप लोग भाई सभी थ्योरी तो पढ़ो। सर विचलन कोण, जिसको आप लोग क्या नाम देते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। विचलन कोण इस नाम से जाना जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। इस पे भी कई बार सवाल आ चुका है। मान के चलिए सर ये एक मेरा प्लेन मिरर है, नीचे से पॉलिश कर दिया हूं ताकि जो रेज है वो सीधे सीधे बाहर ना निकल पाए। एक रे इंसिडेंट किया, ये नॉर्मल है, थीटा एंगल के साथ या आई एंगल के साथ, इस एंगल के साथ मान लो थीटा है। तो आपको पता है परावर्तन कोण इतना ही बन जाएगा, यस और नो। ये भी कितना हो जाएगा, एंगल आई बराबर एंगल आर। ये क्या है, इंसिडेंट रे है, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। अरे परावर्तन तो पहले पढ़ा दिया हूं ना। आपतित किरण और परावर्तित किरण हमेशा समान कोण पे रहेंगी अभिलंब के साथ। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, यही तो है परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम, जो भी नियम। मेरे भाई साहब अब एक काम करता हूं, अब ना मैं इस मिरर को ही थोड़ा सा ना थीटा डिग्री टिल्ट कर देता हूं। तो इसको हम लोग घसका के ऐसा बना रहे हैं मिरर। जब भी याद रखिए, लिख लीजिएगा, याद रखिएगा, इस केस में अगर आपने दर्पण को थीटा डिग्री झुका दिया, दर्पण को, कौन सा दर्पण है, दर्पण को थीटा डिग्री विचलित कर किया, किया, तो जो विचलन कोण आएगा, विचलन कोण आएगा वो आगे से आप हमेशा के लिए याद रख लेना सर, 180 डिग्री माइनस ऑफ 2 थीटा हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। कब के लिए, एक दर्पण के लिए। और अगर इसी में इनकेस दो समतल दर्पण अगर हो जाएं, क्या हो जाएं, दो समतल दर्पण अगर आपस में हैं, इस लाइन को हटा दो, बस सीधे याद रख लो विचलन कोण कितना होता है सर, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। और दो समतल दर्पण है तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस ऑफ 2 थीटा। याद रखिए, इस पे सवाल बनते हैं।
मैं न्यूमेरिकल एक साथ कराऊंगा, इसलिए बस अभी फैक्ट बता रहा हूँ। फैक्ट की लिस्ट आप याद रख लो, आगे काम आएगा। जी 180 डिग्री माइनस 2 थीटा और 360 डिग्री माइनस 2 थीटा अगर दो समतल दर्पण है तो टाइम हो गया, थोड़ा देर और पढ़ लेंगे, ठीक है। अब आते हैं सर प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन। पॉइंट नंबर कहाँ पहुंच गए जी हम, 9वां था। पूरा प्लेन मिरर अब हमारा यहाँ खत्म हो जाएगा। कल इस पे सवाल बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जो चीज पढ़ाऊंगा उस पे मैं क्वेश्चन खुद बनवाते हुए ही चलूंगा, ठीक है। नए सिरे से सारी चीजें अरेंज करवा रहा हूँ। क्लास के बीच में ही आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन असाइनमेंट सब चलते भी रहेगा, और देन नेक्स्ट में आप लोग का वो भी रहेगा, क्या कहते हैं। अच्छा, आज मैंने मैथ्स में असाइनमेंट में अपलोड करवाऊंगा ना, जितने सवाल मैंने कराए कराए उसमें 20-25 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा होंगे, उसको तुम लोग अटेम्प्ट करोगे, अपने मेथड से बना के लाना। फिर हम कल देखेंगे कि यार इस सवाल को हम कैसे बड़े आसानी से भी बना सकते हैं, 5 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर। तो फिर वो फ्लो बनेगा अच्छे से। तो ऐप पे वो अपलोड हो जाएगा पीडीएफ, या मैं शेयर कर दूंगा आप लोग के ग्रुप में। अब आइए सर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ना, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, हेडिंग डाल लीजिए बाय प्लेन मिरर। ऐसे ही साइंस में भी हम लोग का वही रूल रहेगा सारे सब्जेक्ट में, कि भैया जो पढ़ रहे हो उस पर आप एमसीक्यू खुद प्रैक्टिस करोगे, बाद में टेस्ट भी दोगे, टेस्ट में अलग से क्वेश्चन रहेंगे, उसको भी हम वीडियो सॉल्यूशन सॉल्व कराएंगे। तो मल्टी रिवीजन चलेगा भाई क्लास में ही, फीस उस पर मत जाया करो। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना, द्वारा प्रतिबिंब रचना। ठीक, चलिए इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए मेरे पास दो प्लेन मिरर हैं और एक दूसरे के साथ कितने एंगल पे झुके हुए हैं, ध्यान से देखिए। दो प्लेन मिरर है हमारे पास, प्लेन मिरर 1, ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है। अभी बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको यहाँ देखने मिलेगी, खूब मजा आने वाला है, क्योंकि ये पूरा सवाल का जोन है, इधर कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई, मैं पहले बता दे रहा हूँ। अब क्या होगा, दो मिरर के बीच में कोई लाइट पार्टिकल आई, आई और लाइट पार्टिकल ऐसे टकरा गई है, टकराई है, तो भैया ऑब्वियस सी बात है यहाँ जाएगी, ये ऐसे इंसिडेंट हुई, फिर यहाँ कोलाइड हुई, फिर यहाँ से फिर ऐसे निकल जाएगी। यस और नो? तो जो भी रहेगा, ठीक है, कितने एंगल से आया कितने एंगल से गया, ये जो है आया इस एंगल से था, गया इस एंगल से, तो ये वाला एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, इस नाम से जाना जाएगा। यहां से लेके यहां तक का इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या होता है, विचलन कोण डेल्टा। ये वाला पर्पल वाला दिखाई दे रहा है ना सबको, ये जाने वाली रेखा है, बोलो हाँ या ना। और ये आने वाली रेखा थी, तो जा लास्ट वाला और पहले वाले के, जैसे मान लो मेरा 9th क्लास में है 90% और 10वीं में मेरा हो गया 86%, कितने का विचलन आ गया, 4%। अंतर मतलब विचलन मतलब अंतर, कि भैया मैं पहले क्या था बाद में क्या हो गया। तो पहले आया था ये वाला लाइन और लौटते समय टकरा टकरा के ये वाला लाइन हो गया, तो विचलन कोण क्या होगा, कि भैया प्रारंभिक से लेकर अंतिम के बीच का जो एंगल आएगा वही, देखो ये जाने वाली रेखा है, ये आने वाली रेखा है, उनके बीच में जो एंगल डिफरेंस है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा। डेल्टा इज व्हाट, एंगल ऑफ डेविएशन। हालांकि हमको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, इसका कोई रोल नहीं है, बस मैं आपको बताने के लिए बताया। अच्छा, ये वाला एंगल कितना है भैया, थीटा एंगल है। आगे से आप हमेशा के लिए याद रखना कि भाई साहब आपको हमेशा एन की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, एन। और ये एन हमेशा निकलेगा सर 360 डिवाइडेड बाई थीटा करके। कोई भी बच्चा इस चीज को एकदम दिमाग में रट लो, 360 डिवाइडेड बाई थीटा करके। अब ये जो 360 डिवाइडेड बाई थीटा करोगे, 360 डिवाइडेड बाई थीटा करोगे, उसमें 3 अलग अलग कंडीशन तैयार हो जाएंगे आपके। पहला कंडीशन, अगर मान के चलिए मेरे प्यारे साथियों n की वैल्यू एक सम संख्या आ गई, इवन नंबर आ गया, सम संख्या आ गई, तब के लिए आप हमेशा के लिए याद रख लेना, मान के चलो मेरे पास ये दोनों मिरर हैं और ये दोनों मिरर एक दूसरे के साथ 40 डिग्री के कोण पे रखे गए हैं, सॉरी 60 डिग्री के कोण पे रखे गए हैं, कितने पे, और आपसे पूछा गया है कि कितने प्रतिबिंब बना देगा, कितने प्रतिबिंब बनेंगे। हाईटेक क्वेश्चन है, एकदम पूछा जा रहा है,
और डिमांड में चल रहा है, बैक टू बैक क्वेश्चन आ रहे हैं। एसीएफ में क्वेश्चन आया 2016, 17 दोनों साल आए हैं। ठीक है, आप लोग का जो लैब टेक्नीशियन का पेपर था उसमें इसके क्वेश्चन गिरे हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में आ रहे हैं। शिक्षक भर्ती में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो तैयार रहिएगा। जो चीज अभी सीखोगे एकदम आसान ट्रिक में और बहुत सरल शब्दों में सिखा रहा हूं। आपको हर बार क्या करना है, एन लाना है। एन कहां से लाएंगे सर? 360 डिवाइडेड बाई थीटा। थीटा क्या है? दोनों मिरर के बीच का इंक्लिनेशन एंगल। मतलब ये जो दो समतल दर्पण थे हमारे, ये कितने डिग्री के कोण पे एक दूसरे से झुके हुए हैं, बस यही बात है। दो दर्पण है, वही हमारा थीटा है। तो अगर मान के चलो मैंने यहां 60 रखा, तो 360/60 कितना हो गया? 6। सम संख्या आया नहीं आया जी? तो अगर n की वैल्यू सम संख्या आ गई तो आपको जो नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगे वो आप हमेशा याद रखना, n-1। बात खत्म। सवाल कितना आसान हो गया। बोलेगा दो दर्पण है, समतल है, दोनों एक दूसरे के साथ 60 डिग्री के कोण पर रखे हुए हैं, तो बताइए कुल कितने संभव प्रतिबिंब, कितने प्रतिबिंब बनेंगे? n का मान पहले लाओ, तो कितना हो गया? 300। चलो ना भाई, मैं ले लेता हूं, क्वेश्चन बना देता हूं। यहां पर हमारे सामने एक एग्जांपल है कि दो दर्पण परस्पर थीटा बराबर 60 डिग्री, मतलब ये कौन सा कोण है? नत कोण है, इंक्लिनेशन एंगल। दो दर्पण के बीच में थीटा कितना है? तो भैया मैं n का मान निकालूंगा। n का मान हमेशा क्या करना? 360/थीटा। यहां रखा 360/60। क्या आंसर आया? 6। 6 कैसी संख्या है? सम संख्या। इस रूल को फॉलो कर लूं तो आपसे पूछा जा रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंबों की संख्या। ये क्या है सर? हमारा प्रतिबिंबों की संख्या। कुल कितने संभव प्रतिबिंब बनेंगे? तो भैया तत्काल हमारा जवाब क्या हो जाएगा? क्या लेना? n-, तो n का मान है 6 में से घटा 1, बचे कितने? तो अगर दो समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर आपस में हैं, तो वो लोग कितने कुल प्रतिबिंब बनाकर देंगे? 5। कितने? 5। मैं बोल रहा हूं दो समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत हैं। क्या है सर? एक दूसरे के लंबवत हैं। आप बता दीजिए कितने इमेजेस पॉसिबल हैं? लंबवत है तो दोनों के बीच का कोण, अरे दोनों के बीच का कोण कितना हो गया? 90। आप n का मान लाइए, 360/90 कितना आया? 4। 4 आया। तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे? क्योंकि n का मान जब भी सम आ जाए डायरेक्ट एक कम करो, बात खत्म करो। इजी है, बोलो हाँ या ना? ठीक है, चलिए दूसरा हम लेते हैं सर। दूसरा कंडीशन हमारा ऐसा है, यदि n का मान सॉल्व करने पे n का मान कैसा आ जाए सर? विषम संख्या आ जाए, ऑड नंबर आ जाए। कैसा आ जाए भाई? ऑड नंबर आ जाए। तो भाई यहां पर ना दो अलग अलग सेक्शन खुल जाते हैं। विषम वाले में थोड़ा लफड़ा है, सम वाले में टेंशन नहीं था, विषम वाले में है। ये तो इसका तो काम हो गया है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है, विषम वाले में अगर n का मान ऐसा आ जाए तो आप लोग को ना ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो वस्तु है ऑन एंगल बाइसेक्टर है, कहाँ है? एंगल बाइसेक्टर पर अगर रखा हुआ है, मतलब मैं हिंदी में लिखवा दे रहा हूं, वस्तु अगर हमारी कहां पर हो? समद्विभाजक पर उपस्थित हो। कोण समद्विभाजक या समद्विभाजक पर हो, तो उस केस में आप हमेशा के लिए याद रखना, जो इमेजेस आएंगे, जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी, प्रतिबिंबों की संख्या होगी, वो n-1 होगी। वो क्या होगी? n-1। मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि मान के चलिए सर हमारे पास ऐसे दो मिरर हैं, बोलो हाँ या ना? और ये दोनों भाई साहब आपस में ना 40 डिग्री के कोण पे रखे हुए हैं। क्या? 40 डिग्री के कोण पर है। ठीक है, वस्तु आएगा तब तो प्रतिबिंब बनेगा ना। दर्पण से प्रतिबिंब बनता है कि वस्तु का बनता है? आप वस्तु और दर्पण के सामने जाओगे तो दर्पण आपको आपका प्रतिबिंब दिखाएगा, नहीं जाओगे नहीं दिखाएगा। अब मेरा मॉल में प्रतिबिंब बन रहा होगा क्या? गया ही नहीं हो तो कहां से बनेगा? ठीक है, अब देखो इसका एंगल बाइसेक्टर कौन होगा? ये है एंगल बाइसेक्टर, मतलब 20 डिग्री वाली लाइन। एंगल बाइसेक्टर मतलब जो दोनों को बिल्कुल बराबर हिस्सों में बांट रही हो। तो जब दोनों को बिल्कुल बराबर हिस्सों में बांट रही है और आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? आपका ऑब्जेक्ट इस एंगल बाइसेक्टर पे रखा गया है।
कहाँ रखा गया है? एंगल बाइसेक्टर पे रखा गया है। तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो सर पहले तो आप लोग थीटा का मान पा चुके हो, कितना? 40 डिग्री। तो एन का मान पहले लाओ, कितना हो जाएगा? 360 बटा 40, कितना आया? 9। 9 सम संख्या है कि विषम संख्या है? विषम संख्या। वस्तु कहाँ रखा है? बाइसेक्टर पर। कहाँ रखा गया है? तो बाइसेक्टर पे एक इमेज कम हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 8। पकड़ में आया? सुपर 30 मूवी देखे हो? सुपर 30 मूवी में एक बहुत सुंदर सीन है, तुम लोग मूवीज देखते हो ऑब्जर्व नहीं करते हो, मेरा काम ही वही रहता है ऑब्जर्व करना। उसमें एक बड़ा शानदार सीन बनाया है। कितने लोग देखे हैं इस मूवी को, सुपर 30 को? चलो 2-3 लोग देखे हो तो मूवी का रिलेट कर पाना कि उसमें उनके टीचर को गोली मार देते हैं। याद आ रहा है? तो जब उनके टीचर को गोली मार देते हैं, जो बच्चे रहते हैं वो सारे के सारे बच्चे आईआईटी क्लियर किए थे, ब्रिलियंट माइंड के रहते हैं, तो वो बच्चे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वहां पे विलेन और अटैक कर देते हैं, जान से ही खत्म कर देना है। ठीक है? तो आपने देखा था कि उन बच्चों ने ना जबरदस्त साइंस यूज की थी कि उनको टीचर को स्ट्रेचर पे रखे थे और 2 मिरर को उन लोग लोकेट किए थे। विलेन लोग बगल में खड़े थे पर वो टीचर वहीं पर था, पर वो दिखाई नहीं दे रहा था। वहां पर ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ था कि अगर मैं 2 मिरर को एक दूसरे के साथ ऐसे एंगल पे डाल दूं कि उनकी एन की वैल्यू कितनी हो जाए? 360 बटा थीटा करने पे ऑड आने लग जाए। मान के चलो ये सवाल, मैंने 2 मिरर को लिया, बच्चों ने क्या किया होगा कि 2 मिरर को 40 डिग्री के एंगल पे प्लेन मिरर को उन्होंने लगाया था। उस मूवी में ये सीन बड़ा सुंदर दिखाया गया है। तो 40 डिग्री के एंगल पे लगाया और टीचर का जो स्ट्रेचर था उसको कहां पे रख दिया? 20 डिग्री पे। तो सर इसका इमेज ना तो इस मिरर में मिलेगा ना इस मिरर में मिलेगा, वो गायब हो जाएगा। तो टीचर वहां था पर विलेन लोग पकड़ नहीं पाए थे। ये सीन उसमें दिखाया गया है। तो दिस इज अ स्टडी ऑफ फिजिक्स। कैसे सुंदर फिजिक्स का यूज करके उन लोग अपने टीचर की जान बचाए थे कि अगर उन्होंने टीचर का स्ट्रेचर 20 डिग्री पे डाल दिया है और 2 प्लेन मिरर उन लोग खड़े किए थे, दोनों के बीच का एंगल क्या था? 40, और टीचर कहाँ है? 20। तो जो बाइसेक्टर पे रहेगा ना, देखो जो बाइसेक्टर के आगे रहेगा उसका इमेज इसमें मिल जाएगा, बाइसेक्टर के जो पीछे रहेगा उसका इमेज इसमें मिल जाएगा, पर जो बाइसेक्टर पर रहेगा उसका इमेज दोनों मिरर में नहीं बनेगा। तो विलन लोग अलग दिमाग लगा रहे थे, अगर वो होगा तो कांच में तो दिखेगा, पर वो नहीं जानते थे कि लड़के आईआईटीएन है। ठीक है? उनके जेनेटिक्स में इंटेलिजेंस है और वो फिजिक्स जान रहे हैं। तो इस मूवी में ना ये बड़ा सुंदर सीन दिखाया गया था कि वही टीचर है पर वो लोग उसको ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर पे जो भी चीज रखी जाती है उसका इमेज ना तो मिरर 1 में बनेगा और ना ही मिरर 2 में। और इस तरीके से उन्होंने अपने टीचर की जान बचाई थी। देखना आज जाके यूट्यूब पे तो अवेलेबल होगी, पर गौर नहीं किया ना तुम लोग, फिल्म देख के आ गए। सर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भी लगा था फिजिक्स का, उस मूवी में 3-4 जगह फिजिक्स के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। चलो आओ, नेक्स्ट अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है हमारा, अगर ऑब्जेक्ट नॉट ऑन एंगल बाइसेक्टर है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर नहीं है, ठीक है, अगर हमारी वस्तु जो है समद्विभाजक पर नहीं है। ये समद्विभाजक वाला कॉन्सेप्ट केवल तभी लाना जब एन का मान पहले से क्या रखा हो? विषम। हर जगह मत लगा देना, ना हो। तो उस केस में जो इमेजेस आएंगी ना भैया, इस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस आएंगी, आप उसको सीधे सीधे एन ले लेना। क्या ले लेना? एन ले लेना, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर पे रखने पे जो बाइसेक्टर वाला इमेज रहता है वो गायब हो जाता है, तो एक कम होता था। बाकी अगर बाइसेक्टर पे नहीं रखी हो तो टोटल इमेज काउंट हो जाएंगी, तो एन ले लेना। ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन, हर बार एन का मान सम आए विषम आए जरूरी है क्या? मैंने 360 डिग्री को 100 से भाग दे दिया। किससे भाग दे दिया? 2 प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना है? 100 डिग्री। ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा भैया? 100 से भाग दिए तो एक्चुअल आंसर कितना आएगा? 3.6। एन की वैल्यू क्या आ गई? 3.6। 3.6 सम संख्या है क्या? विषम संख्या है क्या? तो जब सम और विषम दोनों ना आए तब के लिए क्या करोगे? तो तब के लिए मैं कंडीशन आपको बता दे रहा हूं कि सर अगर हमारा एन का वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, किस में आ जाए?
फ्रैक्शन मतलब भिन्न। अरे 3.6 दशमलव की संख्या को हम भिन्न में ही ना बोलते हैं। 3.6 को आप 36/10 भी तो लिख सकते थे, बन गया भिन्न p/q के फॉर्मेट में। तो याद रखना इस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस आती हैं वो हमेशा किसके बराबर होंगी? तो सर इंटीजर ऑफ फ्रैक्शन, इंटीजर वैल्यू ऑफ दैट फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब भिन्न का पूर्णांक मान, भिन्न का पूर्णांक मान। समझ में आया? जैसे 3.6 था, मैंने दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना डाला? 100 डिग्री। कितना डाल दिया? 100 डिग्री। तो जब मैंने 100 डिग्री डाल दिया है तब आपको पता है वैल्यू कितना आया, एन का वैल्यू कितना आया? 3.6। मतलब ना तो इस नियम से जाओगे ना ही इस नियम से जाओगे, इस नियम में जाओगे क्योंकि फ्रैक्शन है। तो एक्चुअल कितने इमेज बने भाई? कितने बने? 3.6। किसके पास है? 3 और 4 के बीच में आया है। 3 और आया है, नहीं आया है? और 3.6 की बात हो रही है, तो टोटल इमेज कितने बन जाएंगे? अरे बोलो ना, गलत बोलोगे कोई बात नहीं, नया सीखेंगे। आपसे बोल रहा हूं उसका पूर्णांक मान ले लो। उसका क्या ले लो? तो 3.6 का पूर्णांक मान कितना हो जाएगा? अच्छा एक मेरे साथ एक काम करोगे, ये वाला जो नंबर इसको रिपीट करो। 3.6 बोलो अपने मुंह से, 3.6। फिर से बोलो, एक बार और बोलो। जब इस संख्या का नाम ले रहे हो ना तो उसका पूर्णांक सामने ही तो खड़ा है, 3.6। तो पूर्णांक क्या है? तो इमेजेस कितनी बन गई? 3। 3.9 भी रहे, अपना गणित बुद्धि मत लगाना। सर 3.9 इज वेरी क्लोज टू 4। 3.9 के नाम में कहीं 4 है? उसके नाम में 3 है। तो 3.9999 भी आ जाए तो भी उसका पूर्णांक कितना है? 3। सामने ही ना पूर्णांक रहेगा। समझ में आया? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? ढेर बुद्धि मत लगाने चले जाना। सर 3.94 के पास है, 4 इमेज रहेगा ऑप्शन ए में, मारो गलती कराओ। ठीक है, चलो अब जल्दी जल्दी सवाल लगाते हैं एकदम दंदनाते हुए। रूल्स क्लियर हैं? फिर से एक बार जल्दी से पढ़ लो कि भैया अगर 360/थीटा हमेशा करना है, हमेशा क्या करना है? अगर वो सम संख्या आ जाएगी तो सीधे प्रतिबिंब क्या करना है? n-1। पहले n का मान निकाल लेना। और अगर n का मान विषम आए तो दो केस है, और सवाल देगा आपको कि वो बाइसेक्टर पे रखा है कि नहीं रखा है, समद्विभाजक पर वस्तु रखी गई है कि नहीं रखी गई है। और अगर n का मान अगर समद्विभाजक पे है तो आंसर क्या लेना? n-1। और अगर समद्विभाजक पर नहीं है तब आंसर क्या लेंगे? सीधे इमेजेस जो आएंगी वो क्या होंगी? n। और अगर फ्रैक्शन में आ जाए, दशमलव में आ जाए, तो उस दशमलव का इंटीजर, तो उस दशमलव का इंटीजर उसके नाम में ही छुपा है। 5.9 इमेज कितनी बनेगी इंटीजर बराबर? तो उसका तो इंटीजर 5 है। ठीक, आओ बनाते हुए आंसर बनाएंगे। सर हमसे सवाल दिया है दो समतल दर्पण, सब लोग लिखिए साथ में, दो समतल दर्पण क्रमशः दो समतल दर्पण, दो समतल दर्पण के बीच में बात हो रहा है उनका ना कहना चाहिए कि नत कोण का मान दिया गया है, थीटा है। क्या है सर? थीटा है। तो प्रतिबिंब ज्ञात करें। अब ये सवाल मैं बनाते जाऊंगा ना, इस एक क्वेश्चन के अंदर बहुत से सवाल है। तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे? कितने बनेंगे? ठीक है, इफ टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट थीटा एंगल देन डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस। अब देखो बहुत से लोग 4 आंसर दे दिए। सर 3.9 में नंबर जब आप बोल रहे हो तब 3 बोल रहे हो, तो इंटीजर 3 है, 4 नहीं लेना। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर अब आपसे सवालों का बौछार कर रहा हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, थीटा का वैल्यू दिया है 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है सर आप लोग का 100 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, थीटा का वैल्यू दिया है 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 है, थीटा का वैल्यू दिया है 90 डिग्री।
समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? चलो आइए भाई। तो अगर थीटा इतना आया तो पहले क्या निकालोगे? एन। एन की वैल्यू कैसे निकलती है? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा। तो एन का मान यहां रखो। तो 360 बटा थीटा कितना है? 50। कितना आ गया? 7.2 फ्रैक्शन में आया है। तो हमने पढ़ा है सर एन की वैल्यू कभी भी किस में आ जाए? फ्रैक्शन में। तो इमेजेस कितनी बनती हैं? इतना अंग्रेजी चला लेना भाई। तो इमेजेस कितनी बनती हैं? इंटीजर ऑफ दैट फ्रैक्शन ना, इंटीजर ऑफ दैट फ्रैक्शन। तो भैया आप बता दो इस सवाल का जवाब कितना लें? तो सर यहाँ पर जो कुल प्रतिबिंब बनेंगे वो कितने बनेंगे? 7.2 आया है। तो जो प्रतिबिंबों की संख्या है, अगर 50 डिग्री के कोण से दो प्लेन मिरर एक दूसरे के साथ रखे गए हैं तो 7 प्रतिबिंब बनेंगे। कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 7 बनेंगे। कोई लोड है किसी को? अब यही सवाल न्यूमेरिकल बन बन के आएगा, यही सब न्यूमेरिकल बन बन के पूछेगा आपसे। बोल देगा दो दर्पण है परस्पर एक दूसरे के साथ कितने डिग्री के कोण पे रखे गए हैं? दो दर्पण परस्पर 100 डिग्री के कोण पे रखे हुए हैं। दिस इज मिरर 1, दैट इज मिरर 2। और आपसे बोल दे रहा है जे भैया बताओ कि कुल कितने प्रतिबिंब यहां पर पॉसिबल है। हमसे पूछा गया है क्या? इमेजेस बताइए कि कितना प्रतिबिंब संभव है अगर दो दर्पण एक दूसरे के साथ 100 डिग्री के कोण पे व्यवस्थित है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? हम लोग जब सॉल्व करने जाएंगे ना तो पहले क्या निकालेंगे? एन। एन की वैल्यू थीटा इस बार दिया हुआ है, कितना दिया है? तो 100 कटेगा 10, 36 बटा 10 कितना आ गया? तो अब आप खुद ना बता दो इमेज कितना आएगा। सबको आप समझ में आ गया है? फिर ऐसा एक सवाल दिया है। क्या सवाल दिया है? कि भैया मेरे फिर से हमारे पास दो दर्पण हैं और वो दर्पण क्या है? 40 डिग्री पे हैं। किस पर है जी? 40 डिग्री पर व्यवस्थित है। अब 40 डिग्री पे व्यवस्थित है तो उनमें बताओ प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? 8 होगी। अच्छा देखते हैं भैया। एन की वैल्यू पहले निकाला, कितना हो गया? 360 डिवाइडेड बाई थीटा। तो भैया एन का जो मान आया कितना आया? 360 बटा 40 कितना हो गया? 9। एन का वैल्यू क्या आया है? 9। 9 एक कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो आप सीधा आंसर नहीं दे सकते। आप सीधा आंसर, यहां दो कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, ठीक है? हेलो, हाँ बस लड़ था, बस अभी 5 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट में। ठीक, आ ही रहा हूँ। मैं खाना खाना भूल जाता हूँ ना, सुबह से भूल गया हूँ। कई कई बार नहीं याद आता है, रात को याद आता है आज तो खाना ही नाश्ता ही नहीं हुआ है बोल के। ठीक है, इसलिए घर वालों का काम रहता है, वो लोग बताते हैं कि नाश्ता कर लो खाना खा लो। मम्मी तो रोज है एकदम 10 बजे उनका फोन आना ही है, और ये पिछले कई सालों से चल रहा है। लिटरली भूल जाता हूँ। शाम को 5 बजे 6 बजे याद आएगा कि यार मैं तो आज नाश्ता भी नहीं किया हूँ, पानी भी नहीं पिया हूँ। चलिए ध्यान दीजिए। वो सैयारा वाली हीरोइन मत मान लेना मेरे को। सारा काम ठीक है, बस वो बिजी इतना आदमी रहता है कि अपने ऊपर ध्यान नहीं जाता है। हाँ जी, तो एन का मान कितना आ गया? बोलोगे सर आपके लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं, इलाज कराओ। क्या वो नाम था बीमारी का? अरे यार दिमाग वाली, अल्जर। हाँ, अरे नहीं वो सैयारा वाली हीरोइन को हुए रहता है, अल्जाइमर। अल्जाइमर। मुझे नहीं है अल्जाइमर, ठीक हूं मैं अपने जीवन में। अरे वो अच्छे लोग भूल ही जाते हैं खाना खाना, कोई दिक्कत नहीं है। एन का मान अगर वो हो गया है तो आप समझ गए दो कंडीशन। वस्तु कहाँ रखना? समद्विभाजक पर। अगर वस्तु कहाँ रखी गई है? एंगल बाइसेक्टर पर। और दूसरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नॉट ऑन एंगल बाइसेक्टर ना, ए बी एंगल बाइसेक्टर। ओके, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने। समद्विभाजक पर एक स्थिति में है और एक स्थिति में नहीं है।
नॉट ऑन ए बी मतलब एंगल बाइसेक्टर, शॉर्टकट जगह नहीं था तो करके। तो मेरे भाई साहब यहाँ पर जो इमेजेस आएंगी, अगर एंगल बाइसेक्टर पे अगर ऑब्जेक्ट रहता है, चलो मैं थोड़ा सा डायग्राम फिर से बना देता हूँ। ठीक, मान लो दोनों के बीच में 100 डिग्री था, तो इसका एंगल बाइसेक्टर 50 पे उठा रहा होगा, और आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लाके रख दिया है इस 50 के ऊपर में। तो इस केस में जो इमेज बनेगा वो हमेशा क्या होगा, n-1, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज ना तो इसमें बनेगा ना ही इसमें बनेगा। ठीक है, थोड़ा बढ़िया अपना रूम वूम बनाओ, नक्काशी करो इंटीरियर वाला, ये सब कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, कि आप बीचों बीच में एंगल बाइसेक्टर पे अपने आपको रखो। तो शीश महल देखे हो तुम लोग, वो सब, ये सब फिजिक्स के ही तो कॉन्सेप्ट हैं। वो वाली मूवी में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, दीवानी मैं दीवानी दीवानी हो गई। अरे मस्तानी वाली मूवी जी, बाजीराव मस्तानी, मूवी का नाम यही है ना, यही है क्या? तो उसमें आप देखते हैं कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जब मस्तानी जी डांस करती हैं, तो हर एक इंडिविजुअल इमेज जो मिरर है वो उस उन्हीं को कैप्चर कर रहा होता है। ठीक है, तो पुराने जमाने में ना इस पे बड़ा ध्यान देके कारीगर लोग ना डिजाइन करते थे, राजा महाराजा लोग का ये अलग शौक रहता था कि, और ऐसे ही जब बाजीराव आते हैं तो उनकी जो एक्चुअल रानी रहती हैं, तो उनके प्रवेश करते ही ऐसा ऐसा मिरर रिफ्लेक्शन हो कि उनके पानी के टब में उनका इमेज दिख जाता है, जबकि वो कई किलोमीटर दूर रहते हैं। खेला है ये सब। ठीक है, लाइट का तो यहाँ पर फिलहाल कितने बन गए, 9 में से 1 गया 8। इस केस में कितने इमेजेस बन जाएंगे जी, अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है तो n मतलब, तो जब ऑड नंबर आता है ना तब दिक्कत होता है। आंसर 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। सवाल क्लियर होना चाहिए कि ये सवाल में दिया गया है, ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पर खड़ा है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है कि भैया दो प्लेन मिरर हैं और एक दूसरे के क्या है, दो प्लेन मिरर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल पे हैं। तो भैया अगर एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे हैं तो n का मान पहले बता दो। n का मान हमेशा कैसे निकलता है, 360 बटा, इस बार थीटा का मान कितना है 90, तो कितना आ गया 4, और n का मान जो 4 आया है कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो इससे बनने वाले नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला याद आ रहा है सर? कभी भी अभी तो देखे थे, अगर n का मान सम संख्या हो जाए तो इमेजेस n-1 हो जाएंगी, मतलब 4 में से 1 घटा दो, कितने इमेजेस फॉर्म हो रही हैं, 3। ठीक, आप लोग सलून गए होगे कभी, सलून जब आप जाते हो, ध्यान समझिएगा, तो दो मिरर आप सामने, जब आप कुर्सी पे बैठते हो सामने एक मिरर होता है और पीछे पैरेलल प्लेन मिरर रहता है। तो दोनों मिरर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री, उनके बीच का एंगल, आपने ये नोटिस हमेशा किया होगा, बस उस समय बुद्धि नहीं लगाए थे, बस देखते हैं हम लोग, बस देख के छोड़ देते हैं, अरे लगाना है ऑब्जर्वेशन। तो अगर दो प्लेन मिरर हैं, ये एक सामने वाला और एक आप पीछे वाला, बीच में आप बैठे हुए हो यहाँ पर, है ना, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना लिया गया, 0 डिग्री। अरे पैरेलल है ना, पैरेलल के बीच का एंगल, तो आप मुझे बता दीजिए n का मान कितना आ जाएगा, 360 बटा 0, और 0 क्या है, किसी के हर में अगर आ जाए तो वो संख्या कितनी होती है, इनफाइनाइट। n की वैल्यू 360 बटा 0 की है, तो n का मान कितना आ गया, तो आप देखते हो आपके कई सारे इमेजेस बनते थे मिरर के अंदर, मिरर के अंदर, मिरर के अंदर, ऐसा कभी नोटिस किया नहीं किया सलून में? तो वो बहुत सारी इमेजेस क्यों बनती थी, n इमेजेस, उसको काउंट नहीं कर पाओगे, उतना सारा रहता है, क्योंकि वहां पर दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल क्या है, 0। तो बनने वाले इमेजेस कितनी हो जाती हैं, अनंत। कितनी इमेजेस बनती हैं, अनंत बनती हैं। देखियो देखियो ना भाई सब लोग, जाके आज देखना अगली बार से। और अगर नहीं, आपको ज्यादा इमेजेस बनती हुई नहीं दिख रही हैं, समझ लेना कि कमरे का जो दीवार है टेढ़ा है, कुछ एंगल आ जा रहा है। चलो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जिन लोगों को भी क्लास से जुड़ना होगा, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और जित फाउंडेशन क्लासेस का, और ये ऑफिस का नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप करिएगा, कॉल करने से थोड़ा बचिएगा, और अपना डिटेल या इंक्वायरी ले लीजिएगा। ठीक है, या कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।
एक एक शॉर्ट रिवीजन मार लेते हैं जल्दी से, नहीं तो फिर भूल जाओगे। क्या है, जो पढ़ते हैं ना उसको वो भी करना है। तो प्लेन मिरर आज हम लोग पढ़ना शुरू किए, ठीक है भैया। प्लेन मिरर में क्या क्या पॉइंट आई? परावर्तक पृष्ठ कैसा होना चाहिए? रिप्लाई प्लीज, सब लोग जोर जोर से रिप्लाई करना। परावर्तक पृष्ठ समतल होगा। जितना ऑब्जेक्ट का हाइट है वस्तु का हाइट उतना ही होगा, क्या प्रतिबिंब उतना ही बड़ा होगा कि छोटा होगा? मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमेशा कितनी आती है? 1। रेखीय आवर्धन मैग्निफिकेशन कितना आता है? 1 आता है। किसके लिए? समतल दर्पण के लिए। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपस में बराबर। प्लेन मिरर के लिए सब बराबर चलता है, ठीक है। रियल इमेज बना रहा है कि इन्वर्टेड बना रहा है? रियल बना रहा है कि इन्वर्टेड? तो सर सीधा बना रहा है। सीधा बना रहा है मतलब इरेक्ट बना रहा है, मतलब आभासी बनाता है। आप जैसे ही मिरर के सामने से हटोगे आपका इमेज भी हट जाएगा, ठीक है। तो टेम्पररी था वो। चलो, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर मान लो मेरे को पूरा हाइट मेरा पूरा शरीर किसी एक प्लेन मिरर में देखना है, तो मेरे हाइट का वो मिरर कितना होना चाहिए? हाफ हाइट का होना चाहिए। और पीछे की दीवार देखनी है तो h/3 हाइट का मिरर चाहिए। समझ में आ रहा है? और अगर मान लीजिए एंगल आई थीटा एंगल से आप आ रहे हो तो विचलन कोण कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। सब पे अगले क्लास में क्वेश्चन भी करा दूंगा, ठीक है। फिर हमने इमेज फॉर्मेशन के ऊपर गए कि प्लेन मिरर समतल दर्पण से किस तरीके से प्रतिबिंब की रचना होती है। तो इसमें 3 अलग अलग केस हमने देखा था। भाई पहला केस क्या था? देख के बताने वाले हो क्या तुम लोग? नहीं, चीटिंग करते हो। पहला केस क्या था? एन का मान तो पहले लाओ। एन कैसे निकालना है? 360/थीटा करके। अगर एन का मान लीजिए फ्रैक्शन में आ गया, भिन्न में आ गया, तो उस भिन्न का इंटीजर वैल्यू, मतलब दशमलव के आगे जो संख्या लगी है ना दहाई के स्थान पे, वो वाला ले लेना, बात खत्म। ज्यादा बुद्धि मत लगाना कि 3.9 मतलब 4 लूंगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला। 3.9 में 3 छुपा है ना, 4 थोड़ा भी छुपा है, वो इंटीजर है। अगर एन की वैल्यू सम संख्या आ गई तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो n-1। और अगर n की वैल्यू विषम आ गया तो 2 केस बनता है। अगर वस्तु समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर पे रखा हो तो n-1, और एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखा हो तो टोटल n इमेजेस बन जाएंगी। n कैसे लाना है? 360/थीटा करके लाना है। तो ये पूरे सवाल, उनके जवाब, उनका कॉन्सेप्ट, और साथ में हमने न्यूमेरिकल्स भी खूब सारे लगा के बना लिए। सबको ठीक से समझ में आ गया? चलिए, तो रिवीजन भी हो गया। अब मस्त कल मिलते हैं, इसकी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे।